हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आरएनए का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द डीएनए, और डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल बट ट्रांसक्रिप्शन इज यूनिडायरेक्शनल। ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट होगा तो वो बाई डायरेक्शनल होगा, पर जब भी डीएनए में से आरएनए का फॉर्मेशन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब एक ही तरफ को हमारा आरएनए सिंथेसाइज होता है। और एक और बात की एनटीपी इसमें सबस्ट्रेट की तरह यूज होते हैं और प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती। इससे मैं आपको बात बता दूं कि जब रेप्लिकेशन होती है तो पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट करेगा, पर जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेट करेगा और दोनों स्ट्रैंड भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक ही स्ट्रैंड उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये पॉइंट मैंने जरूर यहाँ कहीं लिखे होंगे। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन अक्कर इन ओनली वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए, वन स्ट्रैंड कैन ट्रांसक्राइब एट अ टाइम। अब वो अलग बात है कि कभी दूसरे स्ट्रैंड से उसको निकालना हो तो अलग तरह से होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो दो तरह की हो सकती है, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब मोनोसिस्ट्रोनिक का हिसाब ये है कि सपोज यहाँ पे ये स्टार्ट साइट है और ये टर्मिनेशन एंड है, तो अगर ट्रांसक्राइब करेगा तो इसके बीच में एक ही जीन होगा, इसे हम मोनोसिस्ट्रोनिक कहेंगे। वन सिंगल जीन बिटवीन स्टार्ट एंड टर्मिनेशन साइट। और अगर यहाँ पे मल्टीपल जीन्स होंगे जैसे जीन 1, जीन 2, जीन 3, तो इसे हम पॉलीसिस्ट्रॉन कंडीशन कहेंगे। पॉलीसिस्ट्रॉन कंडीशन हमें प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मिल सकती है, या आप बस नाम से याद रख लीजिए कि पॉलीसिस्ट्रॉन प्रोकैरियोट्स में होते हैं। और अगर आपको लैकोपेरन का एग्जाम्पल याद है तो लैकोपेरन भी बैक्टीरिया में ही चलता है। ठीक है, इसमें मोर देन वन जीन्स बिटवीन द स्टार्ट एंड टर्मिनेशन साइट होती है। जैसे ये एक स्टार्ट साइट है, ये +1 साइट, और ये टर्मिनेशन साइट है। ओके, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन होती है वो होती है ऑलवेज 5:3 डायरेक्शन। ओके, तो जो इसकी टेम्पलेट होगी वो 3-5 की तरफ जाएगी। अब +1 से पहले की तरफ, मतलब ये जो प्रोमोटर रीजन जिस तरफ है, इसको हम अपस्ट्रीम एलिमेंट्स कहते हैं, अपस्ट्रीम रीजन कहते हैं। और जो नीचे की तरफ होगा +1 के बाद +2, 3, 4, 5, उसे हम डाउन स्ट्रीम भी कहेंगे। ये आप याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ओके, ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, ये मैंने पहले भी बता दिया था। अब थोड़ा आरएनए पॉलीमरेज की बात करें, थोड़ा सा कट हो गया, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। आरएनए पॉलीमरेज, ओके। तो आरएनए पॉलीमरेज दो तरह के हो सकते हैं, एक है टेम्पलेट डिपेंडेंट, एक है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। जो टेम्पलेट डिपेंडेंट है वो टेम्पलेट पे डिपेंड करेंगे। याद रखिए ये प्राइमर डिपेंडेंट नहीं है, ये टेम्पलेट डिपेंडेंट है, मतलब डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो डीएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट और आरएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट है, जिसमें आरएनए जो पॉलीमरेज है वो डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करेगा और उससे आरएनए सिंथेसाइज करेगा। और ये जो आरएनए टेम्पलेट डिपेंडेंट है वो आरएनए को ही मतलब जो आरएनए रेप्लिकेज एंजाइम्स होते हैं, पॉलीमरेजेस, वो क्या करते हैं कि वो आरएनए को एज अ टेम्पलेट लेते हैं और उससे आरएनए सिंथेसाइज करते हैं। और जो हमारा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है उसमें पॉली ए पॉलीमरेज आते हैं। ये टोटली इंडिपेंडेंट है, मतलब इनको लिटरली ना प्राइमर की जरूरत है ना डीएनए टेम्पलेट की जरूरत है। ये पॉली पॉलीमरेजेस आप आने वाली थोड़े टाइम बाद ही देखेंगे, ये पॉली ए टेलिंग करते हैं इन यूकैरियोट्स। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मल्टी सब यूनिट हॉलो एंजाइम है। अब हॉलो एंजाइम कोर एंजाइम और अल्फा फैक्टर से मिलके बना होता है। तो कोर एंजाइम ही इसका मतलब पॉलीमरेज है, और अल्फा फैक्टर उसके साथ लग के उसे प्रॉपर हॉलो एंजाइम बनाता है, तभी वो फंक्शनिंग अपनी करता है। ओके, तो इसमें जो सिग्मा फैक्टर है वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर रीजन को। तो मैंने ऊपर जो आपको प्रमोटर रीजन बताया उसे रिकॉग्नाइज करेगा सिग्मा फैक्टर। इसमें अलग अलग सिग्मा फैक्टर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे सिग्मा 70, ये लास्ट में जो मैंने सबसे पहले लिखा है, इट इन्वॉल्व्स इन एक्सप्रेशन ऑफ मोस्ट जीन। तो ज्यादातर जीन्स सिग्मा 70 की हेल्प से एक्सप्रेस हो जाते हैं। फिर 54 करता है मॉड्यूलेशन ऑफ सेलुलर नाइट्रोजन लेवल, और निफ जीन इसका एक एग्जांपल है। सिग्मा 38 स्टेशनरी फेज जीन है। तो जो सेल साइकिल हमारा होता है उसमें जो स्टेशनरी फेज हम देखेंगे, नो सॉरी सॉरी, नॉट सेल साइकिल बट एक्चुअली आपने ग्रोथ कर्व देखी होगी। जैसे ग्रोथ कर्व कुछ ऐसी होती है, लैग लॉग फिर स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज होता है, इसमें ये सिग्मा 38 काम करेगा। ओके, तो इसमें मतलब अपना एक्सप्रेशन शो करेगा ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलके। सिग्मा 32 हीट शॉक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, 28 करेगा फ्लैजेलर और कीमोटॉक्सिक जीन के लिए, 24 करेगा एक्सोसाइटोप्लाज्मिक फंक्शन, मतलब साइटोप्लाज्म के बाहर वाले फंक्शनिंग के लिए, और सम हीट शॉक फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। और सिग्मा 70 मैंने आपको बता दिया। 18 में फेरिक सिट्रेट ट्रांसपोर्ट वगैरह के फंक्शंस होते हैं। अब प्रमोटर सीक्वेंस की थोड़ी बात कर लें तो +1 रीजन के पहली तरफ को जो हमारी अपस्ट्रीम रीजन है उसमें कुछ प्रमोटर साइट्स प्रेजेंट होती हैं इन प्रोकैरियोट्स।
ठीक है। मैक्सिमम टाइम प्रोकैरियोट्स में आपको अपस्ट्रीम रीजन की तरफ ही प्रमोटर साइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, पर जब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की, उसकी डाउनस्ट्रीम की तरफ को भी प्रमोटर रीजन कुछ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो प्रोकैरियोट्स हैव स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स, सीक्वेंस शो सिमिलैरिटीज टू कंसेंसस सीक्वेंसेस। ओके, अब जो कंसेंसस सीक्वेंसेस है, सपोज यही कंसेंसस सीक्वेंस है हमारा टाटा बॉक्स जिसे कहते हैं, TA बॉक्स, टाटा बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री जब इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आएंगे आरएनएस, तो उनका और इसका ये जो इंटरेक्शन है वो अच्छा होगा। यहाँ पे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन होंगे इन दोनों के बीच में, और जितने ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अल्फा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द अपस्ट्रीम प्रमोटर। अब मैंने आपको ये बताया नहीं, पर ये है जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, उसमें ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ये मैंने कहा कि यहाँ पे मल्टी सब यूनिट है, तो दो अल्फा सब यूनिट होती है जिनकी एफिनिटी होती है टुवर्ड प्रमोटर, यही प्रमोटर के साथ बॉन्डिंग करेंगे। बीटा सब यूनिट इज मेजर कैटालिटिक सब यूनिट, तो कैटालिसिस में बीटा का काम है। बीटा डैश होल्ड्स द टेम्पलेट, और ओमेगा यहाँ पे मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल असेंबली ऑफ ऑल आरएनए पॉलीमरेज। ओके, कहाँ है? ओके, तो जो अल्फा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है, इट रिकॉग्नाइजेस द अपस्ट्रीम प्रमोटर्स, और सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइजेस द -10 एंड -35 सीक्वेंसेस। अब ये -10 -35 ये टाटा बॉक्स और ये TTGAC ये बॉक्स है, यही इन्हें रिकॉग्नाइज करेगा सिग्मा फैक्टर। और जबकि अल्फा फैक्टर याद रखिए इसी -10 पे अपनी अपस्ट्रीम रीजन के प्रोमोटर पे भी बाइंड करने की कोशिश करेगा। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग के लिए हेल्प करेगी। और ये बात आप याद रखिए कि जो सिग्मा है, मैंने लिखा तो होगा कहीं, सिग्मा फैक्टर इट रिकॉग्नाइजेस प्रमोटर फर्स्ट। तो मतलब सबसे पहले अगर प्रमोटर रीजन को कोई रिकॉग्नाइज करेगा तो सिग्मा फैक्टर, उसके बाद ही अगर कोई दूसरी रिकॉग्निशन होगी जो मैंने अभी बताया अल्फा सब यूनिट की, वो होगी दूसरे नंबर पे। और प्रूफ रीडिंग की बात करें तो हमारे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में ये फॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग और हाइड्रोलिटिक एडिटिंग होती है। ये दोनों एडिटिंग जब भी होंगी वो आपको अभी पता चल जाएंगे, हम प्रोसेस पे डायरेक्ट इसके बाद चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनिशिएशन की। अब इनिशिएशन में ऐसा होता है कि अल्फा फैक्टर जो है इट रिकॉग्नाइजेस द कंसेंसस सीक्वेंस एज द फर्स्ट सीक्वेंसेस फर्स्ट, मतलब मैंने जो अभी बताया कि अल्फा सिग्मा फैक्टर जो है वो कंसेंसस सीक्वेंस को पहले रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर रीजन में, उसके बाद अल्फा सब यूनिट रिकॉग्नाइज करेगी और खुद को अटैच कर लेगी डीएनए के टेम्पलेट के साथ। तो आरएनए पॉलीमरेज मेल्ट्स द डीएनए एंड फॉर्म्स ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब आरएनए पॉलीमरेज ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हो चुका है। फिर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए और न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए, ये तीनों को मिलकर टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर आरएनए कैन नॉट लीव द पॉलीमरेज ड्यू टू सिग्मा फैक्टर। अब ये एक्सप्लेन कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि सपोज ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, और मैं यहाँ पे करता हूँ आरएनए एंट्री साइट। ओके, तो आरएनए यहाँ से एंटर तो हो गया, ओके, बट जो यहाँ पे, सॉरी नॉट आरएनए, डीएनए, एक्चुअली डीएनए यहाँ पे एंटर होगा तभी तो सिंथेसाइज होगा आरएनए, गलत गलत बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे जो ये एग्जिट साइट है, एग्जिट साइट, इससे पहले आप समझ लीजिए कि सिग्मा फैक्टर यहाँ पे इसके लिए थोड़ी सी अड़चन क्रिएट करेगा, तो ये इससे पास नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन अक्कर होती है। अब अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा है कि जैसे यहाँ पे आके रुक गया, फिर ये फिर से जो हमारा पॉलीमरेज है ये फिर से यहाँ पे डीएनए के साथ लग के फिर से और आरएनए बनाएगा। ऐसा 10 से 12 बार होगा, फिर जाके ये थोड़ा धक्का जैसा लगता है इसको, जिससे सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। और इसी से जैसे ही हमारा फर्स्ट आरएनए इस एग्जिट साइड से बाहर आएगा, वैसे ही वो हमारी इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। और इसी जो यहाँ पे अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन के बाद आफ्टर 10 to 10 आरएनए लीव्स द पॉलीमरेज, नाउ आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अहेड ऑफ प्रमोटर। जैसे ही प्रमोटर से आगे बढ़ता है और आरएनए फॉर्म करता है, उसी को हम कहते हैं प्रमोटर क्लियरेंस। फिर आती है एलोंगेशन की बारी। अब एलोंगेशन में क्या है कि आरएनटीपीज को सबसे पहले आरएमपी एनएमपीज में कन्वर्ट करेगा, मतलब ट्राइफॉस्फेट्स को मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, और ये मोनोफॉस्फेट एलोंगेशन में काम करेंगे। अगर यहाँ पे कभी रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो फॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग क्या करती है, वो पॉलीमरेज को एक स्टेप पीछे ले जाती है, और एक स्टेप जैसे ही वो उसको पीछे ले जाएगी, फिर वो फिर से उस आरएमपी को, सॉरी आरएनएमपी को रिमूव करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो फिर से मतलब ठीक सीक्वेंस वहां पे ऐड कर देगा। और अगर
फिर भी कोई ये स्किप हो जाता है अगर स्टेप, तो हाइड्रोलिटिक एडिटिंग वहां पे काम आती है। इफ मिस्टेक इज स्किप्ड बाय फॉस्फोराइलेटिंग एडिटिंग। अब हाइड्रोलिटिक एडिटिंग में क्या होता है कि जो GREB प्रोटीन होता है, इट बैकट्रैक्स द मिस्टेक्स विद RNA पॉलीमरेज। तो ये ग्रैब ई प्रोटीन जो है वो RNA पॉलीमरेज को स्ट्रैंड में पीछे 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 ले जाएगा। अब जैसे ही पॉलीमरेज उस जगह पे पहुंचता है जहां पे गलती हुई है, उस जगह में पहुंचने के बाद ग्रैब ई आइडेंटिफाई कर GREB आइडेंटिफाई करेगा उस मिस्टेक को, और RNA पॉलीमरेज की हेल्प से हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी शो करेगा, फिर उसको रिमूव करेगा, ठीक करेगा और सिंथेसिस कंटिन्यू करेगा। अब लास्ट में आता है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन दो तरह से होती है, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। अब रो डिपेंडेंट में क्या है कि जो रो प्रोटीन है, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, जो हमारे रो प्रोटीन है वो स्कैन करते हैं RNA को। अब जैसे जैसे वो स्कैन करेंगे तो आरएनए में एक साइट होती है, रट साइट। अब वो रट साइट जो है वो साइटोसिन रिच साइट होती है। अब इस साइट पे पहुंचने के बाद वो साइट एक तरह की रिकॉग्निशन साइट होती है। जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं वहां पे एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है। फिर क्या होता है कि जो आरएनए का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कन्फर्मेशन चेंज दिखाता है ना। इससे क्या होता है कि एलोस्टेरिक इनएक्टिवेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हो जाती है और इलोंगेशन रुक जाती है। अब दूसरा है रो इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होता है कि सम रिपीट्स इन द आरएनए कैन फॉर्म स्टेम और हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। तो मतलब एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, मैं आपको थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इस स्ट्रक्चर के बाद क्या होगा कि यहाँ पे यू 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 ऐसे बहुत सारे यूरेसिल्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे वो प्रेजेंट होंगे तो ये एक तरह का सिग्नल होगा टर्मिनेशन के लिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू।